नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपसे टॉपिक क्लियर करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हाई स्कूल और इंटर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इससे पूछा ही जाता है लगभग। तो फिर आइए चर्चा करते हैं इस पार्ट के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक और परिभाषा है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से इसको समझा जाएगा और इसके बाद इसके नियम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसके नियम के पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं इसके नियम के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ये माना कोई माध्यम है, कोई दो माध्यम है, N1 और N2। N1 माध्यम विरल माध्यम है, N2 माध्यम सघन माध्यम है। ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष सघन विरल हैं और ये कोई बिंदु O है जिसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु। और ये P1 P2 आपतन बिंदु पर अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब है। और ये जो पृष्ठ है M1 M2, ये जो पृष्ठ है M1 M2 ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। मानो कोई प्रकाश किरण है, वो आपतन बिंदु पर आती है ए विरल माध्यम में। कोई प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर आपतित होती है और जो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण को आई से दर्शाते हैं। और जब ये सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और सघन माध्यम के अणु जो है वो बहुत पास होते हैं, इसीलिए कोण भी अपवर्तित कोण होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा थोड़ा सा। तो ये थोड़ा झुक जाएगा इधर से। और माना जो अपवर्तित कोण है इसको R से दर्शाएंगे और जो अपवर्तित किरण है इसको भी R से दर्शाएंगे। अपवर्तित को रिफ्रैक्टिव कहते हैं, इसीलिए R से दर्शाएंगे। तो इसके नियम है, जिसमें पहला नियम है ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल पर होते हैं। ये इसका पहला नियम है। और इसका दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या मतलब साइन होता है। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं तो साइन I अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण R होता है तो साइन R। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इनका मान समान तरंग दैर्घ्य के लिए, यानी कि इनका अनुपात समान तरंग दैर्घ्य के लिए एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक होता है। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष 1/2। एक बार फिर समझते हैं। आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, इनका अनुपात एक ही तरंग दैर्घ्य के लिए, एक ही प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए एक यानी कि नियतांक अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष 1/2, इसे ये कहते हैं। तो अभी जैसे हमने जाना कि उसके दूसरी नियम से साइन I अपॉन साइन R बराबर 1/2, या फिर इसको n भी कहते हैं। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। जैसे ये चित्र था N1 N2, तो पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। इसको 1/2 को कुछ किताबों में 1/2 इस प्रकार भी लिखा जाता है।
तो पहले का अपवर्तन दूसरे के सापेक्ष, इसको हम लोग लिखेंगे N2/N1। इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। ये इसका दूसरा नियम है और उसके दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। इसके दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ये होता है इसके अंतर्गत। और इसके बाद अगला आता है, मान लीजिए ये N1 जो माध्यम है ये प्रकाश हो, प्रकाश में वायु हो, वायु हो। अगर ये N1 माध्यम जो है वायु हो तो फिर तब अपवर्तनांक क्या होगा? वायु का अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं 1.0003। ये वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, मगर इसको हम लोग एक ही लेके चलते हैं तो फिर N1 का अपवर्तनांक हो जाएगा 1। तो फिर अगर ये माध्यम वायु हो, माध्यम वायु हो तो sin I अपॉन sin R बराबर हो जाएगा sin I अपॉन sin R बराबर हो जाएगा। ये खाली N1 तो 0 यानी कि 1 हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है तो N1 तो 1 हो जाएगा, बचेगा खाली N2 मतलब कि खाली दूसरे पदार्थ का अपवर्तनांक बचेगा ये। इसके बाद एक और टॉपिक है माध्यम में प्रकाश की, यानी कि प्रकाश की चाल के रूप में अपवर्तन का सूत्र। इसका क्या होता है, माना कोई एक माध्यम वायु है और कोई दूसरा माध्यम यानी कि N2 में कोई भी माध्यम हो, तो भाई इसके लिए सूत्र क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक N बराबर होता है, तो N बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग दर्शाते हैं C से, जिसका मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग दर्शाते हैं V से, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, मगर निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम ही होता है इसका मान। और इसको N बराबर C/V से भी दर्शाते हैं, हो जाएगा N बराबर C/V। इस प्रकार होता है। और मान लीजिए दो माध्यम अलग अलग हो तो फिर हो जाएगा N2/N1 बराबर V2/V1। इस प्रकार ये सूत्र हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगले टॉपिक के उसी से जुड़ा हुआ एक है कि जब प्रकाश किरण N1 से N2 में जाती है तो उसके अपवर्तनांक को हम लोग 1N2 लिखते हैं, 1N2 इस प्रकार लिखते हैं। इसी को हम लोग लिखते हैं N2/N1। अब मान लीजिए यही प्रकाश किरण N2 से N1 में जाए तो भाई इसको क्या लिखेंगे, 2N1। इसका अपवर्तनांक ये होगा और इसी का उल्टा हो जाएगा तो फिर हो जाएगा N1/N2, N1/N2 हो जाएगा। तो अब अगर दोनों का गुणा करें, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, दोनों का आपस में गुणा करें तो फिर होगा 1N2 इंटू 2N1। इसका गुणा करेंगे तो फिर होगा N2/N1 गुणे N1/N2। ये इसका गुणा होगा, N1 से N1 चला जाएगा, N2 से N2 चला जाएगा। इसी तरह इसका मान हो जाएगा 1N2 इंटू 2N1 बराबर 1। अर्थात पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का सापेक्ष और दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का सापेक्ष, इन दोनों के जब आपस में गुणा हो जाएगा तो फिर उनका मान 1 आता है। इसी तरह 3 माध्यम का भी हो जाता है कि जैसे इसका सूत्र होगा 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1। इसका मान भी 1 होगा इसी समीकरण के साथ। इसको भी हल करके देखेंगे, आंसर 1 ही आएगा। इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसी से प्रदर्शित करते हैं। तो भी इसके बारे में क्या होगा, इससे पहले कुछ जान लेते हैं हम लोग कि जब कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, यह अविलंब की ओर झुक जाती है। इसी के बाद यानी कि अगर इसका उल्टा हो, जब कोई किरण सघन से विरल में जाए, मान लीजिए सघन है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। सघन से जब विरल में जाएगी तो फिर ये अविलंब से दूर हटेगी। इसी चित्र को अगर पलटा देंगे तो उसी तरह का चित्र बनेगा। तो सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। और इसी तरह अगर सघन माध्यम में ये जो आपतन कोण है,
इसको झुकाते यानी कि बढ़ाते हैं लगातार, इसको बढ़ाते जाएं तो फिर एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि जो क्या कहते हैं, ये जो अपवर्तित किरण है ये अपवर्तक पृष्ठ पर यानी कि आप वो निर्गत होगी। अपवर्तित किरण जो है अपवर्तक पृष्ठ पर निर्गत होगी। तो इस प्रकार कुछ होगा। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो ये जब आपतित किरण को इस कोण पे लेके जाएं कि अपवर्तित किरण ये इधर से जाए, सीधे अपवर्तक पृष्ठ से होके जाए, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, तो फिर ये जो है अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी को C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से। तो हम लोगों ने पहले चित्र में सघन माध्यम को N2 से दर्शाया था और ये विरल माध्यम को N1 से दर्शाया था। N1 से दर्शाया था तो फिर ये हो जाएगा 2N1, ये भी 2N1 हो जाएगा उसी प्रकार, है ना। तो 2N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1N2। ये अभी यहाँ पर सूत्र का एक निगमन कराया था, वहीं पर इसके बारे में बताया था। 1N2 बराबर sin C और 1N2 को ही N कहते हैं। अगर यदि वायु हो, विरल माध्यम में अगर वायु हो तो 1N2 को N से प्रदर्शित करते हैं, तो फिर हो जाएगा sin C बराबर 1/N। ये सूत्र हो जाएगा क्रांतिक कोण का। इसके बाद आखिरी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। पाठ का आखिरी टॉपिक है जिसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होता है, ये अपवर्तन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, मगर इसमें घटना होती है परावर्तन वाली। तो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि अभी हमने क्रांतिक कोण की परिभाषा में जाना था कि सघन माध्यम में बना, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। क्रांतिक कोण की परिभाषा जानी थी, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो भाई इसी से मिलती जुलती परिभाषा में कुछ क्या बहुत ही अलग है। तो जानते हैं क्या होती है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, अर्थात ये किरण वापस अपवर्तन का नियम ना पालन करके परावर्तन का नियम पालन करे, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आर, तो इसमें आई बराबर आर हो जाता है परावर्तन के नियम से। इसके बाद वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, आई बराबर आर हो जाता है। तो इसको एक बार फिर से जानते हैं क्या होती है परिभाषा, कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, उसे, उस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए दो शर्तें। पहली शर्त है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये पहली शर्त है। उसकी दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान अब क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, यानी कि C से अधिक होना चाहिए आपतन कोण का मान। ये दूसरा नियम है। तो आइए अब जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में। पहली घटना है जो सामान्य जीवन में व्यतीत भी होती हैं, कि जल में रखी परख नली का चमकीला दिखना, ये पहली घटना है। हीरे का चमकीला दिखना, हीरे का जो अपवर्तन कोण है वो 24 डिग्री होता है, मगर उसकी बनावट इस प्रकार होती है कि इससे भी कम में वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को पालन कर लेता है, इसीलिए हीरा चमकीला दिखता है। रेगिस्तान की मरीचिका, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका इसी का उदाहरण है। और कांच में पड़ी दरारें वो लगभग हीरे से संबंधित हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा चमकीला दिखती हैं कांच में पड़ी दरारें। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
जो अक्सर पेपरों में पूछा आता है, वो कोर्स का नहीं मगर कोर्स ही से जुड़ा हुआ है, मगर कोर्स में पूछा नहीं आता। इसमें है जल में रखी हुई वस्तु, यानी अगर हम किसी बाल्टी में कोई वस्तु डालें तो फिर वो वस्तु हमें कुछ ज़्यादा पास दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक सूत्र होता है जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए, कि अगर जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो फिर होगा इसमें वस्तु की आभासी गहराई बटे वस्तु की वास्तविक गहराई। इसमें ज्यादातर हम लोग से पूछा था वस्तु की आभासी गहराई निकालने के बारे में, और हम लोग को जल का अपवर्तनांक पता ही होता है कि इसका अपवर्तनांक होता है 1.336, इसका अपवर्तनांक इतना होता है। और वस्तु की वास्तविक गहराई भी पता होती है कि बाल्टी कितनी लंबी है, ये वस्तु की वास्तविक गहराई हो जाती है। और उसमें पूछा आता है कि वस्तु हमें कितनी दूरी पर दिखाई देगी, तो उसके लिए ये सूत्र लगा देते हैं बस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।